नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुंबई में जो ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ जो एनसीबी एक्शन कर रही थी वो अब बंद हो चुका है और जो ड्रग माफिया हैं फिर से आराम से ड्रग का धंधा अपने इस देश में कर रहे होंगे और बॉलीवुड में उनकी सप्लाई दोबारा चालू हो गई होगी। वो लोग जान लें कि आज बहुत बड़ा एक्शन एनसीबी की तरफ से हुआ है और उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाड वाला उसके घर पे रेड की है और रेड करने के टाइम पे एक साथ उसके 4 ठिकानों पर रेड हुई है। 3 फोन जब्त किए गए हैं और 10 ग्राम गांजा उसके घर से बरामद हुआ है। वो लोखंडवाला, मलाड, अंधेरी और नवी मुंबई चारों ठिकानों पर एक साथ रेड हुई। ये रेड बताती है कि एनसीबी फिर से एक बार एक्शन में आई है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि एनसीबी पहले कहाँ चली गई, क्यों बीच में बंद हो गई, दीपिका पादुकोण का नाम आया, उसके बाद उसकी मैनेजर को सम्मन किया गया, फिर वो गायब हो जाती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, लोगों को लगता है केस को रफा दफा कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक सोची समझी रणनीति है एनसीबी की कि जब रंगे हाथों उसको पकड़ना है तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाना पड़ता है और अपने कॉन्टैक्ट बिछाने पड़ते हैं। तब ये पता लगता है कि कब कोई ड्रग पैडलर ड्रग की सप्लाई करेगा। उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ही उसको सजा हो सकती है। 1-2 ग्राम किसी के पास अगर ड्रग मिली और वो मात्रा वो नहीं हुई जो कि अपराध की श्रेणी में आती हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को पकड़ा जाए तो वो आसानी से छूट जाता है। जैसे हमने देखा है कि पहले भी लगभग 22 ऐसे लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वो गिरफ्तार वो लोग हुए हैं 22 जिनके पास से ड्रग बरामद हुई है। और जो लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ कम बरामद, उतनी बरामद नहीं थी, लोगों ने कहा ये तो हमारे सेवन के लिए है। तो कानूनी पेचीदगियां हैं जिसके कारण कुछ लोग छूट गए हैं, कुछ लोग जमानत पर है। लेकिन एनसीबी ने आज की रेड में बता दिया कि वो अभी भी चुपचाप बैठकर केस को क्लोज नहीं कर रही है। बॉलीवुड के जो ड्रग माफिया हैं उसके ऊपर उनकी निगरानी लगातार बनी हुई है। और आपको बता दूं कि इस रेड को यह भी करके देखा जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार पिछले काफी दिनों से वो सारा कुछ काम छोड़ करके अर्नब गोस्वामी जो पत्रकार हैं उनके पीछे लग गई है और उनको परेशान करने के अलावा और कोई काम महाराष्ट्र में होता नहीं दिख रहा है। इस बात को देखते हुए पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, सब जगह जगह प्रदर्शन करके यही मांग कर रहे हैं कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार है ये इमरजेंसी लगाई हुई है, जो अघोषित इमरजेंसी, और इसमें एक सच्चे पत्रकार को किस तरह से परेशान किया जा रहा है पूरा देश देख रहा है कि पहले फर्जी टीआरपी केस में फंसाने की कोशिश की, उसी में हंसा रिसर्च जो एंटरप्राइजेज है उस कंपनी पर दबाव दिया जा रहा है महाराष्ट्र की तरफ से। ऐसी एप्लीकेशन उन लोगों ने हाई कोर्ट में दी, हाई कोर्ट से भी उसको फटकार लगी महाराष्ट्र सरकार को कि आप किसी एक कंपनी के कर्मचारियों को कई कई घंटे थाने में बिठा के रखते हैं और ये दबाव की जो राजनीति आप कर रहे हैं, इनसे बयान ना बदलने के लिए दबाव दिया जाए और उनको इस तरह से प्रेशराइज नहीं किया जाए। अब सप्ताह में केवल 2 दिन इनके नियम के समय के अनुसार आप इनको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। ऐसा दिशा निर्देश मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई की पुलिस को दिया है। यह भी एक दिखता है कि किस तरह का प्रेशर अब महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर बना है पब्लिक के आंदोलन के कारण। और आपको मैं बता दूं कि जितनी पब्लिक है वो ये तो देख ही रही है कि महाराष्ट्र की सरकार कितना अत्याचार कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है और वो केवल और केवल अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए उनके जो मंत्री हैं जिनका वो खुलासा होता है कि वो कहते हैं कि अब अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान कर दिया जाएगा कि वो सुसाइड कर लेगा। इसके बाद ये पता लगता है कि वहां के जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, वो किस तरह से बदले की कार्रवाई करते हैं और वो पत्रकारों के मुंह और आम आदमियों के भी जबान को बंद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। 1000 पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई। आम आदमियों को भी पकड़ के आए दिन जेल में डाला जा रहा है जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। अब
पूरे देश में जो आक्रोश है वो आक्रोश महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के विरुद्ध भी है। हमने बहुत सारे आंदोलनों में ये देखा है कि जनता मांग कर रही है कि मोदी जी आप कुछ एक्शन लीजिए। केंद्र सरकार डायरेक्ट राज्य के किसी कानून व्यवस्था के मामले में दखल नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि सीबीआई और एनसीबी की कार्रवाई पहले से ही ड्रग पैडलरों के खिलाफ और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में वो चल रही थी, और इसलिए केंद्र ने, मुझे जो लगता है, दबाव के कारण ही एनसीबी को कहा होगा कि आपकी जो कार्रवाइयां ढीली पड़ी है उसमें तुरंत एक्शन लाया जाए। अब आपको बता दूं, हमने एक कहानी बचपन में सुनी थी कि एक जादूगर था, उसकी जान उसके तोते में रहती थी। अगर तोते की कोई टांग तोड़ता था तो उसमें जादूगर की टांग को दर्द होता था, उसकी कोई गर्दन मरोड़ दे तो जादूगर मर जाता था। इस तरह से मुझे लग रहा है कि जो बॉलीवुड वाले लोग हैं, इसमें जो ड्रग माफिया हैं, बॉलीवुड हो ड्रग माफिया हो, इनमें से किसी को भी अगर आप छेड़ेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र के बैठे हुए नुमाइंदे जो हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि हमने देखा है कि अर्नब गोस्वामी के मामले में अर्नब गोस्वामी की गलती क्या है कि उसने ड्रग माफियाओं में, बॉलीवुड है, वो ड्रग माफियाओं का और बॉलीवुड का जो कनेक्शन है, वो जो बॉलीवुड में ड्रग की पार्टियां वहां होती थी आए दिन, उसका खुलासा किया था। और जैसे ही अर्नब गोस्वामी ने इस खुलासे की तरफ अपनी हाईलाइट करी और उसने डेली कवरेज करना शुरू किया और उसने एक भाषा का इस्तेमाल किया कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये नशेड़ी गंजेड़ी हैं। ये शब्द शायद कड़वे लगे किसको? बॉलीवुड वालों को, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में स्पेशली एक केस डाला और उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी, ये टाइम्स नाउ, ये हमारे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए। तो हाई कोर्ट में सोमवार कल उनकी सुनवाई है, देखते हैं हाई कोर्ट में क्या होता है। लेकिन इससे यह पता लगता है कि बॉलीवुड के लोगों को प्रॉब्लम तो हुई। और प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि ड्रग की पार्टियां अक्सर वहां होती थी। इसका खुलासा कंगना रनौत ने भी किया। एक दो और ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिन्होंने इसको माना कि हाँ, वहां ड्रग की पार्टियां खुलेआम होती हैं और बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के वो ड्रग का सेवन करते हैं या ड्रग की सप्लाई भी करते हैं। अब जब ये मामला खुला तो उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया कि जिनको हम अपना हीरो समझते थे, आदर्श समझते थे, ये लोग तो ड्रग के सप्लायर निकले, और इसलिए उनकी बदनामी पूरे देश में होना शुरू हुई। तो बॉलीवुड वाले जो लोग हैं उनके तार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में बैठे कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने उन आकाओं को बोलकर ये अर्नब गोस्वामी की आवाज और पब्लिक की आवाज को दबाने के लिए उनसे इंटरफेयर करने को कहा। इंटरफेयर हुआ और हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी आज जेल के अंदर है। और जेल के अंदर किस मामले में? जो मामला महाराष्ट्र की ही पुलिस ने 2 साल पहले क्लोज कर दिया। माने उन्होंने माना कि अर्नब गोस्वामी की इसमें कोई गलती नहीं है, पैसे की देनदारी है, लेकिन उसकी कंपनी पहले से घाटे में थी, करोड़ों के घाटे में थी, और अर्नब गोस्वामी से ज्यादा तो देनदारी बाकी जो 2 बकायादार हैं उनकी थी। और ऐसा कुछ एंगल नहीं दिखता, बकायेदार हैं, पेमेंट देनी है, ऐसा सुसाइड नोट में लिखा है। लेकिन उस सुसाइड नोट में आत्महत्या करने वाले जो माँ बेटे थे उन्होंने ये नहीं लिखा कि इसके वजह से, अर्नब गोस्वामी की वजह से हम ये आत्महत्या कर रहे हैं, हम पे कोई प्रेशर है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने ये केस रीओपन किया है और ये समझा जा रहा है कि ये अर्नब गोस्वामी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए किया गया है। बहरहाल मामला कोर्ट में है, वो कोर्ट देखेगी कि इस मैटर में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है कि केस को रीओपन करने के पीछे ये बदले की भावना झलकती है, जिसके कारण, जिसके बाद देश में आक्रोश पनपा। और अर्नब गोस्वामी जिस तरह से जेल में डाला गया, उसको वो तरीका देखने के बाद आप समझिए कि यदि मान लीजिए उनकी गलती भी थी, उस गलती पर अगर पुलिस पकड़ती भी है तो आम भी आदमी को जब पकड़ के ले जाती है तो उसको हम सब देखते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी जो जाने माने पत्रकार हैं, उनकी देश में एक छवि है, लोग उनको प्यार करते हैं, लेकिन उनको घर से एक 3rd क्लास कैदी की तरह घसीट करके उनको ले जाया गया, जबकि वो एक सम्मानित पत्रकार है। इससे सभी पत्रकारों का काफ़ी अपमान हुआ, अर्नब गोस्वामी का भी ओबियसली अपमान हुआ। लेकिन इस पर जिस तरह से बाकी सब लोग मौन रहे, देश में आक्रोश हुआ।
और महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने घेरने की कोशिश की। लोगों ने केंद्र से आग्रह किया कि यदि महाराष्ट्र सरकार इसमें बदले की कार्रवाई करती दिख रही है तो केंद्र का भी कर्तव्य बनता है कि वो मौन न रहकर इसमें कुछ एक्शन ले। आज कुछ लोग राष्ट्रपति जी से भी मिले और राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया कि इसमें वो दखल दें। तो आप देखिए कि केंद्र की वजह से ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वो केंद्र के अधीन आता है और इसीलिए आज ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि जो प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाड वाला है इसके घर पे कार्रवाई हुई और उसको और उसकी पत्नी को सम्मन जारी हुआ है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होगी। इसी में आप देखिए कि एनसीबी ने इस्माइल शेख जो पेडलर है ड्रग का, इसको और इसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में हशीश, एल्प्राजोलम टैबलेट्स बरामद हुई है। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई ये एक पकड़ा गया है और इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से दोबारा से शुरू हुई है, जो हमने काफी पिछले दिनों देखा। इस कार्रवाई को एनसीबी को ये समझा जा रहा है कि ये कार्रवाई केंद्र सरकार के इसी इशारे पे की गई है कि जो ये ड्रग पैडलर हैं, जो ये बॉलीवुड में ड्रग की सप्लाई करते हैं, जिन्हों के तार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार में बैठे कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इनकी गिरफ्तारियों से वो खुलासा होने की संभावना है। और इसलिए जैसा मैंने जादूगर की घटना बताई कि अगर ड्रग माफियाओं को पकड़ते हैं तो सरकार में बैठे कुछ लोग परेशान होते हैं, अर्नब के मामले में ऐसा हमने देखा। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि एनसीबी ने जो ये गिरफ्तारियां की हैं इसमें कुछ ना कुछ बड़े नामों का खुलासा होने की संभावना है। जल्द ही हमको कुछ बड़े नामों का पता चलने वाला है। देश को ये पता लगेगा कि एनसीबी ने जो ये गिरफ्तारियां आज की हैं इनसे कुछ बड़े नाम जो बॉलीवुड में प्रसिद्ध नाम हैं, आदरणीय नाम माने जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं लिंकों का पता चलेगा और सरकार के अंदर भी वो कौन लोग हैं जो पीछे से बैठकर ड्रग माफियाओं के इशारे पर अर्नब गोस्वामी को परेशान कर रहे हैं या पीछे से वो कुछ वार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका खुलासा अगले 1-2 दिन में होने की संभावना है। वंदे मातरम।